दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, तीनों कंडीशन में मेन सोर्स ऑफ इनकम आपकी पेंशन हो सकती है, सैलरी हो सकती है या फिर बिजनेस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ से आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बाद से अपने यूनिट को सेल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किए हुए हैं या फिर एक साल से कम समय होल्ड करते हुए यूनिट को आपने सेल किया है और वहां से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको अर्न हुआ है। इसके अलावा बैंक में आपने एफडी कर रखा है, बैंक के थ्रू जो इंटरेस्ट आपको मिला, या फिर मान लीजिए कि आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि रिटायर्ड पर्सन के लिए होता है, अगर वहाँ से जो आपको अर्निंग हो रही है इंटरेस्ट के तौर पर, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट इनकम जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको मिल रहा है, उन सब पर किस तरीके से टैक्सेशन लगाया जाएगा। क्योंकि यूनियन बजट में टैक्स स्लैब पूरी तरीके से बदल चुका है, टैक्स रेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के माध्यम से आपको डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में बताया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, रिटायर हो चुके हैं या फिर बिजनेसमैन है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड इनकम, साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू अर्न किए हुए हैं, तो ये सारे किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारा लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अगर मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, केवल इंट्राडे करता हूँ और फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू मुझे अर्निंग हो रही है, तो वो किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जायगा। आप स्क्रीन पर एक प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये सर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से और एफएनओ के माध्यम से इनकी अर्निंग अगर 12 लाख तक होती है या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है तो इन पर किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। गौरव सर ये जानना चाहते हैं कि डिविडेंड इनकम पर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। जिग्नेश सर का भी यही प्रश्न है डिविडेंड को लेकर के। मेहुल सर का प्रश्न है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो इनको अर्निंग हो रहा है क्या वो नॉर्मल बिजनेस अर्निंग के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, और अगर यहाँ से 12 लाख तक कमाया जाता है तो क्या इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर ये इनकम 12 लाख से ऊपर चली जाती है तब किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। ट्रेडिंग के प्रॉफिट को किस तरीके से टैक्स के लिए आपको आईटीआर फाइल करना है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उससे जो इनकम होता है वो बिजनेस इनकम में आएगा या फिर स्पेशल इनकम में, और डिविडेंड इनकम को किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। देखिए, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर डायरेक्टली शेयर जिस कंपनी का आपने लिया वो कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे रही है, तो ये इनकम जो होती है वो बिजनेस इनकम की तरह कंसीडर किया जाएगा, बिजनेस इनकम। ठीक है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग जो आप करते हैं वो भी इनकम जो होती है इंट्राडे, ये चूंकि बहुत रिस्क इसमें होता है क्योंकि एक ही दिन में आपने शेयर को खरीदा और उसी दिन जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन आपको मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर को बेचना पड़ता है। तो यहाँ से जो हमें अर्निंग होगी, जो इनकम होगी, ये भी हमारा बिजनेस इनकम में ही आएगा। ठीक है, ये भी हमारा बिजनेस इनकम के तौर पर ही कंसीडर किया जाएगा। अगला होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो यहाँ से जो हमें अर्निंग होती है वो भी हमारा बिजनेस इनकम की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। अब इन सब का मतलब क्या हो गया। इन सब का मतलब ये हो गया कि बिजनेस से जो हम अर्न करते हैं वो 87A का रिबेट लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होता है। यानी कि अगर आपने डिविडेंड अगर आपको मिला है, इंट्राडे अगर आपको मिला है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के तहत अगर आपने अर्निंग की है और टोटल अर्निंग अगर आपकी 12 लाख तक हो जाती है तो 87A के अंतर्गत 60,000 का आपको रिबेट मिलेगा। मतलब कि 12 लाख पर जो 60,000 का आपका टैक्स बन रहा है वो पूरी तरीके से टैक्स निल कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 12 लाख तक टैक्स जो है वो 0 रुपये फाइल करना है। यानी कि 12 लाख तक अगर आप अर्न कर रहे हैं डिविडेंड से, इंट्राडे ट्रेडिंग से या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन से, तो आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं डिविडेंड का, इंट्राडे का और फ्यूचर एंड ऑप्शन का। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इंट्राडे में तो अगर आप सेबी का खुद का रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग लॉस करते हैं, बहुत कम लोग यहाँ से प्रॉफिट गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच का जो भी आपका डेटा होगा वो आप आईटीआर में शो करते हैं। इंट्राडे में मान लीजिए कि आपने इन सभी दिनों को मिला करके, जब जितने दिन आपने ट्रेडिंग किया उन सभी दिनों को मिला करके मान लीजिए कि आपने लॉस किया 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का। तो आप इस लॉस को आईटीआर में दिखा सकते हैं और इस लॉस को अगर आप आईटीआर में दिखाते हैं तो अगले 4 साल तक इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और अगले 4 साल तक
अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है तो उसको इससे सेट ऑफ किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैं 2000 में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सन 2000 में, 2000 की बात कर रहा हूँ, मुझे 1 लाख का लॉस हो गया, ये 1 लाख मैं निगेटिव में हूँ, लॉस में हूँ। फिर उसके बाद से 2001 में मुझे मान लीजिए कि प्रॉफिट हो गया 50,000 का, 2002 में मुझे फिर से प्रॉफिट हो गया 50,000 का, 2003 में मुझे फिर से मान लीजिए कि यहाँ पर लॉस हो गया 25,000 का। ठीक है, तो अब मेरा टैक्सेशन कैसे होगा, सन 2000 में मेरा 1 लाख का लॉस हुआ था, तो लॉस पर तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो ये मैं आईटीआर में शो कर दूंगा, तो ये जो 1 लाख का लॉस है वो आगे 4 साल तक के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। देखिए, ये इसके बाद की बात करें तो ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, और 2004 ये चौथा साल होगा। और मान लीजिए इसमें मुझे 1 लाख का फिर से प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख जो मेरा लॉस हो रहा है अगले साल के लिए ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यानी 2001 में देखा जाएगा कि 2001 में मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो मुझे इस पर टैक्स नहीं देना है, बल्कि ये जो अमाउंट है ये जब आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इस फाइनेंशियल ईयर में जुड़ करके नेट अभी मेरा लॉस कितना है, 50,000। यानी कि इस साल सन 2000 में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग का चूंकि लॉस हुआ था तो कोई भी हमने टैक्स नहीं दिया, क्योंकि लॉस का टैक्स नहीं देना होता है। 2001 में मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ये 50,000 जो प्रॉफिट है वो सेट ऑफ हो गया 1 लाख लॉस से, और अभी भी मैं 50,000 लॉस में हूँ। अब ये 50,000 जो है वो अगले साल के लिए फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सन 2000 में मुझे 50,000 का फिर से प्रॉफिट हो गया, और ये 50,000 का लॉस जो पिछला वाला आ रहा है दोनों सेट ऑफ होकर के, और मेरी जो टोटल अर्निंग हो जाएगी सन 2000 में वो 0 रुपये हो जाएगी। यानी मुझे इस साल भी कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, 2003 की बात करें तो मैं यहाँ पर 25,000 लॉस में था, 25,000 लॉस में था। और 2004 की बात करें तो चूंकि लॉस का तो हमें कोई भी टैक्स देना नहीं है। अब जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा तो ये मेरा लॉस आगे के लिए फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 लाख पहले सेट ऑफ किया जाएगा इस 25,000 से। यानी कि अब मेरा जो प्रॉफिट माना जाएगा वो केवल 75,000 ही माना जाएगा सन 2004 में, और 75,000 पर हमें टैक्सेशन जैसे टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आईटीआर फाइल करने का ये फायदा होता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगले साल के प्रॉफिट से, और ये अगले 4 साल तक आप ये प्रोसेस दोहरा सकते हैं, मतलब कि सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग वाले जरूर अपना आईटीआर फाइल करिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब सब कुछ हमें पता चल गया कि डिविडेंड हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, सब कुछ बिजनेस इनकम में ही काउंट होता है, तो इस पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा, इस पर टैक्स लगाया जाएगा टैक्स स्लैब के हिसाब से। यानी 0 से 4 लाख तक अगर आप अर्निंग कर रहे हैं डिविडेंड से, इंट्राडे ट्रेडिंग से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील बनेगी। ये पूरी तरीके से एग्जम्प्ट इनकम है, यानी 4 लाख तक किसी भी प्रकार का टैक्स देना ही नहीं है, एग्जम्प्ट इनकम है। 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक 5% का टैक्स स्लैब है, 8 से लेकर के 12 लाख तक 10%, 12 से लेकर के 16 लाख तक 15%, 16 से लेकर के 20 लाख तक 20%, 20 से लेकर के 24 लाख तक 25%, और 24 लाख प्लस पर हमें 30% का टैक्स देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम लोग देखें कि 12 लाख तक का इनकम जो यहाँ तक आ रहा है वो तो हमारा 87A के अंतर्गत पूरी तरीके से रिबेट दिया गया है 60,000 तक का। अब ये 60,000 अमाउंट आता कहाँ से, इसको पहले समझिए। यहाँ से देखिए, ये वाला जो स्लैब है 4 से 8 लाख तक, ये तो नील है, इस पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। 4 से 8 लाख तक के इनकम पर जो 5% हमें देना है, यानी ये जो अमाउंट हो रहा है ये कितना हो रहा है, ये 4 लाख हो रहा है, और माफ़ कीजिएगा 4 लाख हो रहा है, और 4 लाख का 5% निकालेंगे तो ये टैक्स जो बनेगा वो 20,000 बनता है। इस वाले स्लैब को देखिए, 8 से 12 लाख, 8 से 12 लाख के इनकम पर, यानी 4 लाख के इनकम पर मुझे 10% का टैक्स देना है। 4 लाख का 10% जो होता है वो 40,000 आता है। अब 20,000 ये वाला टैक्स और 40,000 ये वाला टैक्स दोनों को मिलाकर के 60,000 का टैक्स बनता है। और 12 लाख तक के इनकम पर यही 60,000 का जो टैक्स है वो रिबेट दे दिया गया है इस 87A के अंतर्गत, जो कि हमें 60,000 छूट दे दी जाती है। यानी कि आप डिविडेंड से, इंट्राडे ट्रेडिंग से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से 12 लाख तक अर्निंग करते हैं तो कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन 12 लाख से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, ध्यान से सुनिए, 12 लाख से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ये जो 60,000 का आपको छूट मिल रहा है वो अब छूट आप लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसको मैं कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका डिविडेंड से, इंट्राडे ट्रेडिंग से या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन से, इन तीनों में से किसी भी एक से या फिर तीनों को मिलाकर भी 12 लाख तक की इनकम हुई तो इसका तो टैक्स 0 बन गया। लेकिन अगर इनकी इनकम 12 लाख 1,000 हो गई, 12 लाख
1000, तब इनकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी? अभी तक हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि 12 लाख तक के इनकम पर हमारा जो टैक्स है वो कितना बन रहा है? 60,000, लेकिन इसी 60,000 को छूट दे दिया गया 87A के अंतर्गत। अब 87 का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आपकी टोटल बिजनेस अर्निंग मतलब डिविडेंड, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन को मिलाकर के 12 लाख तक हो रही है। चूंकि इनका इनकम 12 लाख 1,000 हो गया, मतलब 12 लाख से ऊपर चला गया, तो अब ये 87A का रिबेट इनको नहीं मिलेगा, यानी 60,000 जो इनको छूट मिल जाता था अब छूट नहीं मिलेगा। तो 12 लाख तक तो हमने 60,000 कैलकुलेट कर लिया। अब 12 लाख के ऊपर जो अमाउंट बच रहा है हमारा 1,000, इस पर हमें अगले स्लैब जो कि 12 लाख से लेकर के 16 लाख के बीच में था, जिस पर हमें 15% का टैक्स देना है, यानी 1,000 का जो अमाउंट बचा इस पर हमें कितना टैक्स देना है? इस पर हमें 15% का टैक्स देना है, यानी 150 रुपया अलग से हमें देना पड़ेगा। अब टोटल टैक्सेशन कितना हो जाएगा? 60,000 ये 12 लाख तक का और 1,000 ये मिला करके 60,150 रुपया इनका टैक्स लायबिलिटी बनेगा। लेकिन क्या एक्चुअली में इनको इतना टैक्स देना है? नहीं, इतना टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इसको समझने के लिए आपको पहले मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि 12 लाख तक कमा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि 12 लाख तक कमा रहा है, उसका नेट इनकम भी 12 लाख है, क्योंकि उसका टैक्सेशन जीरो है, टैक्स उसको जीरो पे करना है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति, ये मान लीजिए ए था, ये मान लीजिए बी है, बी केवल 1,000 रुपये केवल ज़्यादा कमा रहा है ए से। ए 12 लाख कमा रहा था और बी केवल 12 लाख 1,000 कमा रहा है, तो सिर्फ 1 लाख के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इसको 60,150 रुपया टैक्स के तौर पर पे करना पड़ जा रहा है। अब इसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? तो टोटल जो इतना कमाया था उसमें से ये जो टैक्स घटाएंगे तभी तो उसकी नेट इनकम आएगी। तो 12 लाख 1,000 में से अगर मैं 60,150 रुपये घटाता हूँ तो 0.5 यहाँ पे 10 में से एक जाएगा तो ये 9 में से एक जाएगा तो ये 8 बचेगा, और उसके बाद से ये 0 और 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 बचेगा, और ये 11 लाख 40,850 रुपया यहाँ पर आप देख सकते हैं। 11,40,850 रुपया इसका नेट इनकम होगा, और इनका नेट इनकम जिनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है वो 12 लाख बन रहा है। अब सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ 1,000 केवल ज़्यादा कमा रहा है, नेट इनकम में उस व्यक्ति से भी कम हो जा रहा है जो कि इससे कम कमा रहा था, तो ये तो एक तरीके से अनफेयर हो जाएगा कि केवल 1,000 ज़्यादा कमाने की वजह से इसका नेट इनकम जो है वो ए से भी कम हो जा रहा है, जो कि एक्चुअली में इससे कम कमा रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ ये कहता है कि आपको इतना टैक्स नहीं देना है, चूंकि अगर आपका जितना तक हम रिबेट दे रहे हैं, मतलब 87A का लाभ कहाँ तक दे रहे हैं? 12 लाख तक दे रहे हैं, तो 12 लाख से जितना अमाउंट आपका एक्सीड किया, कितना अमाउंट एक्सीड किया? सिर्फ 1,000 अमाउंट एक्सीड कर रहा है, तो जो टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जितना हमारा डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उतना ही केवल आपको टैक्स देना है। यानी कि 12 लाख 1,000 अगर आपकी टोटल इनकम हो गई डिविडेंड, इंट्राडे और FNO को मिला करके, तो आपको 60,150 रुपया टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि बस सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया आपको टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये लाभ हमें कब तक मिलता रहेगा? तो इसको समझने के लिए अब मैं थोड़ा सा अगला एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैं एग्जांपल रखता हूं 12,50,000 का, 12,50,000 का। यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं तो देखिए 12 लाख तक के इनकम पर हमें कितना टैक्स देना था? 60,000, और अमाउंट कितना बढ़ गया? 50,000 और बढ़ गया, तो 50,000 पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? अगले स्लैब 12 से 16 लाख के बीच में 15% देना था, यानी 50,000 पर हमें कितना देना है? 50,000 पर हमें 15% देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 0 15 पचे 75, 750, 60,000 ये और 7,500 ये, टोटल मिलाकर के 67,500 हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब कितने अमाउंट तक हमारा रिबेट था? 12 लाख तक हमारा रिबेट था। कितना अमाउंट बढ़ रहा है? सिर्फ 50,000 बढ़ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था? दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए और टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों में से जो कम होगा वो हमें पे करना पड़ेगा, यानी हमारी टैक्स लायबिलिटी 50,000 बनेगी, ना कि इतना। क्यों? क्योंकि इसे मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं अमाउंट को बढ़ा करके 13 लाख कर देता हूं, अब देखिएगा 13 लाख अगर मैं करता हूं तो 12 लाख तक के इनकम पर उसकी टैक्स लायबिलिटी 60,000, और 1 लाख जो बच गया, 1 लाख का 15% हमें टैक्स देना है। 1 लाख का 15% निकालते हैं तो वो 15,000 आता है। टोटल टैक्स लायबिलिटी 75,000 इनकी बन जाएगी अगर आप 13 लाख डिविडेंड से, इंट्राडे ट्रेडिंग से या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमाते हैं, या फिर तीनों को मिलाकर भी 13 लाख होता है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको समझना ये है कि
इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 लाख हो रहा है। अब तक देखिए, इससे पहले जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ रहा था वो कम आ रहा था। इससे पहले तक जो मैंने एग्जांपल आपको 12.5 लाख का और 12,01,000 तक का कैलकुलेट करके दिखाया, लेकिन जैसे ही मैं अमाउंट को बढ़ा करके 13 लाख कर देता हूं तो 13 लाख पर जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली में बढ़ जा रहा है जितना हमें टैक्स पे करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि दोनों का डिफरेंस या टैक्स कैलकुलेट करने में जो कम आएगा वहीं हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब इस कैंडिडेट को मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इसका डिफरेंस ही उसके एक्चुअल टैक्स से बढ़ जा रहा है। तो इसको एक्चुअल टैक्स जो आ रहा है वहीं उसको उतना पे करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कितने अमाउंट तक के कैंडिडेट को मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा। तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है 12,70,588 रुपये। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि यही वैल्यू क्यों है जहाँ तक आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करिए टैक्स एक बार फिर से देखिए। अगर आप इसका टैक्स कैलकुलेट करने बैठेंगे तो 12 लाख तक तो मैंने आपको दिखा दिया है 60,000 होता है और बचा हुआ जो अमाउंट है 70,588 रुपया, ये जो अमाउंट है वो अगले स्लैब में चला जाएगा 12 लाख से 16 लाख वाले बीच में, जिस पर हमें टैक्स कितना पे करना है, हमें 15% पे करना है। अब जो हमारा अमाउंट है 70,588 रुपया, 70,588 रुपया, इसका हमें 15% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 10,588.2, ठीक है। टोटल टैक्स कितना बन जाएगा 60,000 ये और 10,588 दोनों मिला देंगे तो 70,588.2। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट के बाद 0.2 है, अगर ये 0.5 होता या फिर 0.5 से ऊपर होता तो अगला वाला जो नंबर है इसको बढ़ा करके 8 की जगह 9 कर देते, लेकिन चूंकि ये 0.5 से कम है इसलिए इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं और हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो आता है 17,588 रुपये आता है। अब 12 लाख तक का इनकम जो है वो 87A का के अंतर्गत रिबेट लेने के लिए एलिजिबल है। अब 12 लाख और ये जो टोटल अर्निंग है दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू आती है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो वैल्यू आती है वो आती है 70,588 रुपया। यहाँ पर देखिए ये दोनों का डिफरेंस भी 70,588 आ रहा है और एक्चुअल जो टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी 70,588 आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में जो कम होगा वहीं हमें पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर तो दोनों इक्वल हो गया और जैसे ही हमारी इनकम इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर बढ़ेगी तो ये वाली जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ने लगेगी, वो वैल्यू बढ़ने लगेगी क्योंकि ये तो हमारा फिक्स है जो घटाना है। बाकी अगर इससे अमाउंट एक्सीड किया तो ये अमाउंट तो बढ़ने लगेगा ना, और हमारा टैक्स क्या है, हमारा टैक्स इस वाले अमाउंट से कम होने लगेगा। तो मार्जिनल रिलीफ का लाभ हमें 12,70,588 रुपये तक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज करने की कोशिश करूं तो डिविडेंड से अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो वो नॉर्मल बिजनेस अर्निंग के तौर पर ही कंसीडर किया जाएगा और 12 लाख तक के इनकम पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना है। हाँ, लेकिन आप इसको ITR में शो जरूर करिएगा, टैक्स आपका नहीं लगेगा, 87 का रिबेट मिल जाएगा, लेकिन ITR में शो जरूर करिएगा। अगर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है, अगर आप लॉस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आने वाले 4 साल तक आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं और आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है। मैंने तो बहुत छोटा अमाउंट लेकर के दिखाया था कि 1 लाख लॉस हो रहा है। मान लीजिए बहुत बड़े बड़े इंट्राडे ट्रेडर बैठे हैं जिनका मान लीजिए 50 लाख का लॉस हो गया, 50 लाख का, अगले साल मान लीजिए कि आपने 25 लाख का प्रॉफिट कर लिया। तो ये अगर आप ITR में इसको नहीं दिखाएंगे तो एक तो आपको नोटिस आने का डर रहेगा, दूसरा जो ये 50 लाख का लॉस था अगले साल आप इसको सेट ऑफ कर सकते थे और आपको अगले साल 1 रुपये भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती अगर आप ITR में इसको दिखा देते तो। लेकिन अगर आपने नहीं दिखाया तो 25 लाख टोटल आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी और 25 लाख पर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग वाले विशेष तौर पर अपना लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी हो रहा है आप ITR में शो जरूर करिएगा, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले भी बिजनेस अर्निंग के तौर पर ही आप अपना ITR फाइल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और 12 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल होगी और मार्जिनल रिलीफ आप 12,70,588 रुपये तक ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेस करते हैं या फिर पेंशन धारी हैं, इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ से अर्निंग को किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।